जय हिंद। देखिए, हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। परमाणु और जितने भी थे परमाणु मॉडल उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ चुके थे, उसकी कमी के बारे में पढ़ चुके थे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमी थी। अब इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि रदरफोर्ड के बाद जो है वो कौन आता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद जो है इसके बाद हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इसके बारे में समझ जाते हैं। देखिए, परमाणु का जो नाभिक था, परमाणु जो था, कोई भी परमाणु जो है वो 3 कणों से मिलकर बना था। हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। परमाणु, मान लीजिए परमाणु है, परमाणु 3 कणों से मिलकर बना था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन तीनों की स्थिति के बारे में हम लोग समझते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है, केंद्र, परमाणु के केंद्र में क्या आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पूछेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो परमाणु के नाभिक में। परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक की खोज कौन किया था, रदरफोर्ड। पूछेगा परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। कहाँ लगाता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है, परमाणु के नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर चक्कर लगाता है। नाभिक के बाहर चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब इसका खोज कौन किया था, परमाणु के नाभिक की खोज तो कौन किया था, रदरफोर्ड किया था। लेकिन जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का खोज कौन किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया था। कौन किया था, गोल्डस्टीन, 1919 में। देखिए, कहीं कहीं प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड दिया रहता है, लेकिन खोज किया था कौन, गोल्डस्टीन किया था। जो प्रोटॉन का नामकरण जो किया था वो किया था रदरफोर्ड। नाम कौन दिया था, रदरफोर्ड, लेकिन खोज कौन किया था, गोल्डस्टीन। खोज किया था गोल्डस्टीन। अब देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कुछ न कुछ क्या होगा, वजन होता है। तो कितना होता है, 1.672 गुने 10 के पावर -27 1.672 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। ये प्रोटॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब पूछता है प्रोटॉन का आवेश क्या होता है। प्रोटॉन का आवेश जो था वो धन आवेश होता है। प्रोटॉन कैसा आवेश है, धन आवेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। ये पूछता है हमेशा पूछे प्रोटॉन 1.6 प्लस 1.6 गुने 10 के पावर -19 किलो। प्रोटॉन का क्या होता है, आवेश होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, थॉमसन किया था। वही थॉमसन जो तरबूजा का सिद्धांत दिया था, वही इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, खोज किया था। 1897 में किया था। इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका भार पूछेगा तो 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। इसका क्या होता है, भार होता है। इसका आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव होता है। यहाँ पर गलत लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, निगेटिव होता है। मतलब सेम रहेगा, यहाँ पे केवल निगेटिव माइनस लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। पूछेगा इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, तो ऋण आवेशित है। इस पर आवेश कितना था, -1.6 गुने 10 के पावर -19 किलो होता है। अब देखिए, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक 1932 में किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। इसका भार होता है 1.674 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। अब न्यूट्रॉन पर आवेश कितना था, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन का आवेश जो है वो शून्य होता है, जीरो होता है। पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, ऋण आवेशित। पूछेगा प्रोटॉन कैसा आवेश है, प्रोटॉन कैसा है, तो प्रोटॉन है धन आवेश है। न्यूट्रॉन कैसा है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, ऋण, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, शून्य। अब पूछेगा नाभिक की खोज कौन किया था, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो नाभिक के अंदर। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं। अब इसके बारे में देखिए, हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद आया था मैक्सवेल का चुंबकीय सिद्धांत। मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल ने सिद्धांत दिया था विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। उन्होंने बताया था कि जो नाभिक के बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, नाभिक के बाहर क्या कर रहे हैं, नाभिक के बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसकी जब ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, चक्कर लगाते लगाते ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तब जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में जाकर कहा जाएगा, गिर जाएगा। नाभिक के इधर चक्कर लगाते लगाते जब इसका इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगा, ऊर्जा समाप्त हो जाएगा, तो नाभिक में जाकर जो है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गिर जाएगा, जिससे परमाणु क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अर्थात ये जो है इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या किया था, गलत साबित किया था, काट दिया था। इसका भी सिद्धांत है, ये भी नहीं दे पाया था। इसके बाद आता है, अब देखिए मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, इसके बाद आया था जो है वह नील्स बोर, बोर-बोरी का मॉडल है जिसे बोलते हैं नील्स बोर। देखिए, इसी मॉडल नील्स बोर के ही परमाणु मॉडल को जो है वो मान्यता है। अभी वर्तमान में क्या है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की मान्यता है। ये जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करके नील्स बोर जो है वो अच्छी तरह से क्या किया था, परमाणु का सिद्धांत दिया था।
इसी सिद्धांत को वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। इसके बारे में समझते हैं कि नील्स बोर ने परमाणु मॉडल में क्या क्या दिया था, अपना सिद्धांत क्या क्या दिया। तो नील्स बोर ने देखिए पहला सिद्धांत दिया था, पहला बताया था नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये तो कोई बताया था, रदरफोर्ड ने बता दिया था। नील्स बोर का पहला सिद्धांत दिया था कि इसने क्या बताया था कि परमाणु के केंद्र में क्या रहता है, परमाणु के केंद्र नाभिक में रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, परमाणु के नाभिक में रहता है। एक और बताया था, नील्स बोर ने बता दिया था। दूसरा सिद्धांत दिया था, दूसरा इन्होंने बताया, नील्स बोर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमेगा तब उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए मैक्सवेल और रदरफोर्ड ने अच्छी तरह से नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कब चाहिए कब नहीं चाहिए, लेकिन नील्स बोर ने क्या कहा था, नील्स बोर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा में अपनी ऑर्बिट में घूमेगा, मान लीजिए परमाणु है तो परमाणु का केंद्र इधर क्या है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट कक्षा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए घूम रहा है, इधर घूम रहा है, तो अगर अपनी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, वृत्तीय पथ पे घूमेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। नील्स बोर ने बताया था कि अगर अपनी कक्षा में घूम रहा है तब उसे क्या ऊर्जा की आवश्यकता है, नहीं है। अपनी कक्षा में घूमेगा तो नहीं है, अपने मान लीजिए अपने घर में घूमेगा तो इसे कुछ भी जरूरी नहीं है, अपने ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, नहीं है। नील्स बोर ने बताया था। लेकिन दूसरा से इसके आगे बताया कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में जाएगा तब उसे क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। नील्स बोर ने बताया कि देखिए जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा में घूमेगा तब उसे ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, नहीं है। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर, मान लीजिए यहाँ है ये नाभिक है, ये नाभिक है, इसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेते हैं। देखिए कोई मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अपनी कक्षा में घूमेगा। जब यहाँ तक अपनी कक्षा में अगर इस तरीके से घूमेगा तब इसे ऊर्जा की आवश्यकता है, नहीं है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर निम्न कक्षा मतलब निचली कक्षा को छोड़कर अपनी ऑर्बिट छोड़कर इसमें अगर जाना चाहेगा तब उसे क्या है, निम्न कक्षा को छोड़कर अगर उच्च कक्षा में जाना चाहेगा, ऊपरला ऑर्बिट में जाना चाहेगा तब उसे ऊर्जा की क्या होगा, आवश्यकता होगा। ऊर्जा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तब ऊर्जा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा। ये नील्स बोर ने बताया था। अगला बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का त्याग करेगा। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर उच्च कक्षा को छोड़कर, मान लीजिए यहाँ पे है नाभिक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ है तो इस कक्षा में घूमेगा, अपनी कक्षा में घूमेगा तब उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब उच्च कक्षा अगर ऊपरी कक्षा से अगर निचली कक्षा में इसमें अगर आना चाहता है तब उसे ऊर्जा का क्या करना है, ऊर्जा अगर उसके पास अधिक है तो उच्च से नीच में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। क्या करेगा, त्याग करना। ये हमेशा एग्जाम में पूछा था, जब ऊर्जा का अगर उच्च कक्षा से कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऊपरी कक्षा से अगर निम्न कक्षा की ओर जाती है, ऊपर से अगर नीचे जाएगा, उच्च कक्षा से नीच कक्षा की ओर जाएगी तब उसे क्या होगा, ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जस्ट इसके उल्टा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर निम्न कक्षा को छोड़कर ऊपरी कक्षा में जाएगा, ऊपरी ऑर्बिट में जाएगा तब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल था, इन्होंने बताया था। नील्स बोर ने बहुत अच्छी तरह से क्या किया था, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में बताया था। इसी मॉडल के मान्यता प्राप्त है। अब देखिए इसके बाद बताया था इलेक्ट्रॉन की, अब तक नील्स बोर ने बता दिया इलेक्ट्रॉन किस तरीका से गति करेगा ऊपरी कक्षा में। देखिए इसके एक बार फिर से समझते हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा में घूमेगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा में घूमेगा, अपने घर में घूमेगा तो उसे क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगा। जब दूसरा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा निचली कक्षा से अगर ऊपरी कक्षा में जाएगा तब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का उस स्थिति में उसके पास ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। जब अब देखिए इसके बाद जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से अगर नीच कक्षा की ओर आएगा, मतलब ऊपरी से ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग करेगा। ये किसका सिद्धांत था, नील्स बोर का सिद्धांत है। यही इसका सिद्धांत था, नील्स बोर। अब देखिए नील्स बोर के अनुसार जो है वो इलेक्ट्रॉनों को कितना, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ से देखिए हमेशा पूछा जाता है, इसमें बना लेते हैं। देखिए जो नाभिक, जो परमाणु के नाभिक में क्या रहेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर इधर उधर चक्कर लगाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन में बाहर चक्कर लगाएगा। ऐसे बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाएगा अपनी कक्षा में। जब मान लीजिए नीचे की अपनी कक्षा से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा तो बढ़ता रहता है। यहाँ पे लिख देंगे ऊर्जा स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर निम्न कक्षा को छोड़कर ऊपरी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। जस्ट इसके अपोजिट, अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा
ऊपर से अगर नीचे की ओर आता है, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तब ऊर्जा का स्तर क्या होगा, घटेगा। ऊर्जा स्तर क्या होगा, घटेगा। इसको इतना ही समझना है, ज़्यादा नहीं। इसमें समझना कि कोई भी अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो ऊर्जा बढ़ेगा, अगर नीचे से ऊपर क्या आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा का स्तर क्या बढ़ेगा, अगर ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ऊर्जा स्तर क्या होगा, घटेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो कोई भी कितना कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आता है इसके बारे में समझते हैं। कौन कक्षा में, देखिए नील्स बोर में KLMN, ये जो है एक सभी कक्षाओं को बांटा था, KLMN पे आधार पर बांटा था। तो कोई भी नील्स बोर के अनुसार, यहाँ पे लिख देते हैं नील्स बोर के अनुसार, नील्स बोर के अनुसार कक्षा यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, 2n फॉर्मूला था 2n स्क्वायर के आधार पर भरता है। मतलब नील्स बोर ने एक सिद्धांत दिया था कि कोई भी कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर है। लिख देंगे जहाँ n बराबर, जो n जो है ऑर्बिट की संख्या, n बराबर कक्षा की संख्या, कक्षा यानी ऑर्बिट की संख्या है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरी कक्षा में कितना रहेगा, चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसको बांटने, इसको बताने के लिए क्या दिया था, 2n स्क्वायर फॉर्मूला दिया था। इसको बनाने के लिए जैसे 2n स्क्वायर, मान लीजिए पहली कक्षा में जहाँ n बराबर, मान लीजिए पहली कक्षा में n बराबर 1 रखेंगे, तो इस फॉर्मूला पर रखेंगे 2n स्क्वायर फॉर्मूला, n के मान कितना रखेंगे, n बराबर फॉर्मूला का है कक्षा में इलेक्ट्रॉन, n बराबर 1, मैंने पहली कक्षा में 2 n के जगह क्या रखें, जहाँ n को चाहिए ऑर्बिट की संख्या, कक्षा की संख्या, n का मान कितना रखेंगे 1, तो 1 के स्क्वायर करेंगे, 2 को 1 करेंगे तो कितना होगा 2। यानी पूछेगा पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 2 से ज़्यादा रहेगा, नहीं रहेगा। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फॉर्मूला पे ही बैठेगा, इससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो n बराबर कितना रखेंगे 2 है, n को चाहिए कक्षा की संख्या, ऑर्बिट की संख्या, तो रखेंगे 2n स्क्वायर फॉर्मूला, तो 2 गुना n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 दूनी 8। यानी दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है 8। तीसरी कक्षा में 2n स्क्वायर पर फिर रख देंगे, तो n बराबर कितना होगा 3 का स्क्वायर, कितना होगा 3 3 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है 18। इसी तरह मान लीजिए चौथी कक्षा में रहेगा, तो इस फॉर्मूला पर फिर रख देंगे 2 गुना 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। ये जो है किस फॉर्मूला पर रखेंगे, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कितना रख सकता है 2n स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, नहीं रख सकते हैं। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा। मान लीजिए एक परमाणु एक तरह से बनाते हैं, परमाणु इसको मिलाते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसको नाभिक मान लेते हैं। जैसे पहली ये तो नाभिक हो गया, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 से ज़्यादा रह सकता है, नहीं रह सकता है। पहली कक्षा में 2, दूसरा में कितना रखेंगे 8, तीसरी में कितना रखेंगे 18, चौथी में 32, उसी तरह पाँचवीं में रखेंगे। n का मान जो रखते जाएंगे उसी तरह क्या इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेगा। तो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछेगा, केवल इतना याद रखना है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके आधार पर बढ़ता है, 2n स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना है 2n स्क्वायर के आधार पर ही बढ़ता है, जहाँ n को चाहिए ऑर्बिट की संख्या, ऑर्बिट की संख्या। पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में कितना 8, तीसरे में कितना 18, चौथा में कितना 32, पाँचवा में कितना, इसी तरह गुना करेंगे तो 50 आएगा। तो इसी तरह इस फॉर्मूला पर क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं पूरा परमाणु मॉडल हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। नील्स बोर का परमाणु मॉडल भी पढ़ लिए हैं। अब नील्स बोर का परमाणु मॉडल के बाद देखिए, इसके बाद हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।